गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 1 आधुनिक काल में विश्व पाठ 1 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, आधुनिक युग में विश्व की संकल्पना आदि प्रकरणों पर चर्चा किए थे। तो उसी क्रम को थोड़ा गति देते हुए आज हम एक नए शीर्षक औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पुनर्जागरण का युग नवीन भौगोलिक खोज यात्राओं का युग था। इसमें मध्यम वर्ग और शिल्पियों को परस्पर जुड़ने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। नई सामाजिक व्यवस्था ने जन विन्यास और जन संपर्क को बढ़ावा देकर वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया। अतः अब उत्पादन का काम हाथ से होने के बजाय कारखाना व्यवस्था में बदल गया। कारखाने के मालिक अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर अधिक लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य करने लगे। अर्थात इसके पहले जो व्यवस्था थी, लोग आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्वनिर्मित हाथों से करते थे। अधिकाधिक उपयोग की वस्तुएं वह स्वयं बनाते थे। लेकिन पुनर्जागरण के युग में नवीन भौगोलिक खोज और यात्राओं के फलस्वरूप मध्यम वर्ग और शिल्पी आपस में एक दूसरे के पास और वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया तथा बड़े बड़े पूंजीपति कारखाना लगाए और कारखानों में अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया। तो 18वीं शताब्दी में हाथ से उत्पादन करने के स्थान पर मशीनों द्वारा उत्पादन का प्रचलन होने तथा कारखाना व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण कहते हैं या औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। उद्योग धंधों के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं मशीनों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की पद्धति को औद्योगिक क्रांति कहा गया। इंग्लैंड में लौह अयस्क और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का आविष्कार किया और वह विश्व में औद्योगिक क्रांति का जनक बन गया। इंग्लैंड जो था वह लौह अयस्क और कोयले को खोजा और उसके माध्यम से कारखानों को बढ़ावा दिया। इस तरह से इंग्लैंड जो है वह औद्योगिक क्रांति का जनक बन गया, पिता बन गया, तात बन गया। अर्थात औद्योगिकीकरण की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति जो हुई वह इंग्लैंड से हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने सबसे पहले लौह अयस्क और कोयले को पहचाना और उसका उद्योगों में उपयोग किया। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति यूरोप और विश्व के दूसरे देशों तक फैली थी। औद्योगिक क्रांति वाणिज्यवाद की प्रतीक थी, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का लक्ष्य अधिक से अधिक धन कमाना था। इंग्लैंड ने औद्योगिक क्षेत्र की नई नई मशीनों का उत्पादन करके चीनी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। अर्थव्यवस्था, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में हुए यही क्रांतिकारी परिवर्तन आगे चल के औद्योगिक क्रांति कहलाई। अब आपका आता है नेक्स्ट
औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाले कारण, वे कौन से कारण थे जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति संभव हुई या औद्योगिक क्रांति अस्तित्व में आई? तो वे कारण थे पर्याप्त पूंजी, चालक शक्ति, कच्चे मालों की उपलब्धता, परिवहन के साधनों का विकास, बाजारों की सुलभता, लोहा और कोयला की खोज तथा नए आविष्कार। देखें, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती थी, जो उस समय इंग्लैंड के उद्योगपतियों के पास भरपूर मात्रा में थी और उन्होंने अधिक धन कमाने के उद्देश्य से अपनी पूंजी को कारखानों में लगाया। दूसरा है चालक शक्ति। तो उस काल में कोयला चालक शक्ति बनकर उभरा। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार ने कारखानों की स्थापना का स्वर्णिम युग प्रारंभ कर औद्योगिक क्रांति को निमंत्रण दे दिया। अर्थात उसके पहले जो भी कार्य होते थे, कार्य करने के लिए शक्ति की जो आवश्यकता होती थी वह मानव शक्ति पर निर्भर थी। लेकिन कोयले का उपयोग चालक शक्ति या कोयले से शक्ति प्रदान करने के लिए इंजनों का आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को जैसे दावत ही दे दी, निमंत्रण ही दे दिया। कच्चे मालों की उपलब्धता। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने निर्बल राष्ट्रों, कमजोर राष्ट्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए, अर्थात छोटे मोटे राज्यों को, देशों को जीत लिया और उन पर अपना अधिकार कर लिया और पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने लगा। कच्चे मालों की उपलब्धता ने धड़ाधड़ कारखाने खोलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। वे कारखाने तो अपने यहाँ लगाते थे और उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल अपने उपनिवेशों से ले जाते थे, जिसमें चूँकि उनका कब्जा था, उपनिवेश था, तो उनको कोई रोक टोक भी नहीं थी और वो मनमानी अपनी आवश्यकता अनुसार जो है अपने कारखाने के लिए कच्चा माल प्राप्त कर लिया करते थे। बाजारों की सुलभता, परिवहन के साधनों का विकास। स्थल और जल परिवहन के विकास ने कच्चे माल लाने और तैयार माल खपत के केंद्रों तक पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया। तेजी से चलने वाले परिवहन के साधनों ने औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव में अत्यधिक योगदान दिया। बाजारों की सुलभता। यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश पिछड़े राष्ट्र थे, अतः उन देशों के बाजार उनके कारखानों में बने मालों के लिए उपलब्ध हो गए, सुलभ हो गए। जैसे इंग्लैंड अपने यहाँ जो माल तैयार करता था उसकी खपत उसके उपनिवेशों में होती थी। हमारा राष्ट्र भी अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहाँ से बुने बुनाए कपड़े आते थे जो कि ये मनमानी दामों पर बेचा करते थे। लोहा और कोयला की खोज। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खोज करके नई नई मशीनों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इन्हीं मशीनों ने उत्पादन की घरेलू पद्धति को कारखाना पद्धति में बदल दिया। नवीन आविष्कार। विज्ञान और शिक्षा की प्रगति के साथ साथ नई नई मशीनों के आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और वाणिज्यवाद ने संसार को जो नई अर्थव्यवस्था प्रदान की उसको ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। अब देखें, जो औद्योगिक क्रांति अस्तित्व में आई उसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा।
सबसे पहला प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। पहले जो गांव थे, लोग गांव में रहा करते थे, वे औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ जाने लगे और इससे औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास नए नए नगर बसना शुरू हो गए। इस तरह से औद्योगिक क्रांति ने नगरीकरण को प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति के काल में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग बने तथा श्रमिक संगठनों का उदय हुआ। इसके पहले कोई पूंजीपति नहीं था, कोई श्रमिक नहीं था, लेकिन कारखानों के आगमन के साथ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही पूंजीपति और श्रमिक नामक दो ग्रुप बने। औद्योगिक क्रांति ने नवीनतम मशीनों, परिवहन के साधनों एवं कृषि उपकरणों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया। मशीनों के निर्माण की प्रक्रिया ने हस्तशिल्पियों का विनाश कर दिया। जब नई नई मशीनें आ गई तो हाथ से काम करने वाले कारीगरों का जो है विनाश हो गया, अर्थात उनके माल की कोई डिमांड नहीं रही और इस तरह वे बेरोजगार हो गए। औद्योगिक क्रांति ने विश्व में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना में सहयोग दिया। अतः औद्योगिक राष्ट्र दिनों दिन संपन्न होते चले गए। औद्योगिक क्रांति के कारण धीरे धीरे समाजवाद आने लगा। अतः औद्योगिकरण को समाजवाद का जनक कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण पारिवारिक वातावरण दूषित हो गया और इससे पारिवारिक विघटन का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति ने रूढ़िवाद और अंधविश्वासों का अंत करके धर्म को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। भौतिकतावाद के बढ़ने से नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ और जन सामान्य में चारित्रिक दोष उभरने लगे। उसका कारण था, पहले लोग परिवार के साथ गांव में रहते थे, घरों में रहते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोग कारखानों में काम करते थे और नगरों में रहना शुरू किया। इससे चारित्रिक दोष में भी उभार आया, क्योंकि प्रायः उनके परिवार घरों में, गांव में रहा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भारत में औद्योगिकरण। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। यहाँ लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासनिक एवं यातायात की सुविधाओं का श्री गणेश अर्थात शुरुआत करके औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। भारत में कानपुर, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, सोलापुर और नागपुर नगरों में तेजी के साथ कारखानों की स्थापना हो गई। रेल एवं सड़क परिवहन के विकास के साथ ही भारत में सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी एवं लोहा इस्पात उद्योग का विकास बड़ी तेज गति से हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का औद्योगिक विकास अधिक तीव्र गति से हुआ। भारत में आधारभूत उद्योगों के साथ साथ कृषि संबंधी उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिकरण के कारण विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के क्षेत्र में विकास हुआ। भारत पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हो गया। भारत में जहां नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ, वहीं भारत ने आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। इस प्रकार भारत धीरे धीरे विश्व के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में जा पहुंचा। इसके साथ आपका इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है एशिया और अफ्रीका पर यूरोपीय देशों की विजय। यूरोपीय शक्तियों को
विजय के बीज रोपने के लिए एशिया अफ्रीका महाद्वीप के निर्धन और पिछड़े हुए देशों की भूमि अधिक उर्वरक लगी। समाजवादी राष्ट्रों ने इन महाद्वीपों के देशों पर प्रसार करके यहाँ के लोगों को शीघ्र ही अपने साम्राज्य का अंग बना डाला। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस देशों में साम्राज्य स्थापना की होड़ लग गई। इन सभी राष्ट्रों ने यश और सोना कमाने के उद्देश्य से एशियाई और अफ्रीकी देशों पर जल्द ही अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। एशिया तथा अफ्रीका के देश निर्बल और पिछड़े हुए थे। इनमें एकता का अभाव था। यहाँ के लोगों की निर्धनता, अज्ञानता और पिछड़ेपन का लाभ उठाकर इन शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना डाला। एशिया और अफ्रीका देश के सैन्य की दृष्टि से भी निर्बल थे, कमजोर थे, इसलिए यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण में सुगमता से आ गए। इसी के परिणाम स्वरूप भारत इंग्लैंड के साम्राज्य का अंग बन गया। यहाँ ब्रिटिश शासन ने अपने उपनिवेश स्थापित करके भारत के शोषण पर अपने देश के लिए उसका द्वार खोल दिया। नए बाजारों पर कब्जा करने के लिए इन देशों में संघर्ष छिड़ा। ये देश इन देशों के युद्धों के अखाड़े बनकर रह गए। इस तरह से क्योंकि उनके पास पैसा भी था, पूंजी थी, कारखाने थे और वे शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने पैसे और सैन्य शक्ति संसाधनों का उपयोग करके एशिया और अफ्रीका के निर्बल और अज्ञानी लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया तथा उन पर शासन किया और उनका शोषण किया। इसी के साथ आपका यह चैप्टर भी समाप्त होता है। इसके बाद अगले भाग में हम अभ्यास प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद। आप लोग अध्ययन करते रहें और नोटबुक भी बनाते रहें।